तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को फाउंडेशन बैच में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज फाउंडेशन बैच का दूसरा क्लास है। जिन्होंने भी फर्स्ट क्लास नहीं किया था वो जाके कर ले, तभी दूसरा क्लास समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास, दूसरा चैप्टर, जिसमें उत्पादन के 4 कारक पढ़ना है। पहला है भूमि, पूंजी। पहला पूंजी है। पूंजी, भूमि, श्रमिक के बाद उद्यमी। उत्पादन के 4 कारक है। मतलब ये है कि आपको किसी भी कंपनी को खोलने के लिए पहले पूंजी चाहिए। पूंजी मतलब पैसा चाहिए। पैसा नहीं है तो आप लोन भी ले सकते हैं। उसके बाद भूमि चाहिए। भूमि नहीं है तो आप किराए पर भी ले सकते हैं। उसके बाद श्रमिक चाहिए। श्रमिक का मतलब मज़दूर। उसके बाद फिर उद्यमी चाहिए, जिसका पूरा आइडिया होगा, जो कि पूरे कंपनी का मालिक होगा। अगर ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो आप कंपनी नहीं चला सकते हैं, आप कंपनी नहीं खोल सकते हैं, या फिर कोई भी धंधा या फिर कोई भी रोज़गार आप नहीं खोल सकते हैं। ये 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी को खोलने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। अगर पूंजी नहीं है तो कंपनी नहीं चलेगा, भूमि नहीं है तो भी नहीं चलेगा, श्रमिक नहीं है तो भी नहीं चलेगा, और अगर मालिक ही नहीं है तो कंपनी तो वैसे ही नहीं चलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ चुके होंगे, ये बहुत ही इजी चीज़ था। तो दूसरा है ये भूमि, ये पूंजी था पहला। तो पूंजी, भूमि, श्रमिक, पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। तो पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी, अगर ये चारों चीज़ों का मालिक अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, तो अगर किसी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब ये है कि अगर ये चीज़ों का मालिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमेरिका, कनाडा, चीन, ये सारी चीज़ें हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये होता है कि सारी चीज़ें प्राइवेट होती है, कुछ भी सरकार की नहीं होती है। मतलब ये बहुत ही अच्छा है, विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। किसी भी देश में अगर ये चीज़ें हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें गरीबों को ध्यान में रखा नहीं जाता है। इसमें अगर क्या अमेरिका में चले जाइएगा तो अमेरिका में देखने के लिए मिलेगा कि जैसे भारत में MRP होता है ना, MRP अगर 10 रुपया है, MRP किसी भी प्रोडक्ट का 10 रुपया दिया गया है, तो दुकानदार 11 रुपया आपसे नहीं ले सकता है। 11 रुपया लेना अलाउ नहीं है। अगर 11 रुपया ले रहा है तो वो गैरकानूनी काम है। ठीक है, आप उस पर केस कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ रूल है कि MRP से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सारी चीज़ें प्राइवेट होती हैं। अपना मन मर्ज़ी से कंपनी अपना दाम रखती है किसी भी प्रोडक्ट का। आप अगर वहाँ पे कहीं पे कोई सामान 1000 में मिल रहा है तो दूसरी जगह पे 2000 में मिलेगा, तीसरी जगह पे उससे भी ज़्यादा या फिर उससे कम मिल सकता है। मतलब कहीं भी वहाँ पे एक फ़िक्स प्राइस नहीं होता है, कहीं भी कम कहीं भी ज़्यादा हो सकता है। ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये बहुत ही अच्छा है विकास के लिए। उसके बाद फिर दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था।
समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसमें सारी चीज़ें, भूमि पूंजी सरकार की होती है, भूमि सरकार की होती है, श्रमिक सरकार का होता है, उद्यमी भी सरकार ही होता है। इसका कहने का मतलब है कि सरकारी, इसमें सारी चीज़ें सरकारी ही होती है, सरकारी सारी चीज़ें होती है। जैसे कि भारत में भी पहले सारी चीज़ें सरकारी ही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको बदल दिया गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए काम किया जाता है। इसमें किसी भी प्रोडक्ट का दाम कम होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज़ का दाम कम नहीं होता है। कंपनी अपना फ़ायदा कमाने के लिए दाम को कितने भी पहुंचा सकती है, कहीं भी लेके जा सकती है, कुछ भी कर सकती है कंपनी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ें कंपनी के हाथ में होता है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें सरकार के हाथ में होती है, सरकार ही सारी चीज़ों का कर्ता धर्ता होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ दिक्कत ये था कि सरकार पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, सारी चीज़ों का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है सरकार पे। इसीलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें सारी चीज़ों का मालिक ना तो सरकार होती है, ना ही प्राइवेट कंपनी होती है। इसमें आप भारत में देखिएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में सरकारी हॉस्पिटल भी मिलेगा तो सरकारी, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिलेगा आपको, सरकारी स्कूल भी मिलेगा तो सरकारी स्कूल भी मिलेगा तो प्राइवेट स्कूल भी मिलेगा। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स है, सरकार भी काम कर रही है और कंपनी भी काम कर रही है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों सारी चीज़ें पे ना तो सरकार का कब्जा होता है और ना ही प्राइवेट कंपनी का कोई हाथ होता है उसमें। सारी चीज़ें, मतलब सरकार भी अपना काम कर रही होती है और प्राइवेट कंपनी भी अपना काम कर रही होती है। ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। उसके बाद है द्वैध अर्थव्यवस्था। द्वैध अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है ना कि कहीं पे प्राइवेट कंपनी बहुत ज़्यादा विकास कर दिया, कहीं पे बहुत कम विकास हुआ है। जैसा कि भारत में आप लोग गांव में जाइएगा तो बहुत कम विकास हुआ है। गांव में एकदम बहुत कम लेवल पे टेक्नोलॉजी पहुंची है, लेकिन वहीं आप शहर में जाइएगा तो शहर में बहुत हाईटेक चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन भारत भी अब द्वैध अर्थव्यवस्था की तरफ ही अग्रसर हो रहा है, क्योंकि भारत में एक तरफ गांव में जहाँ पर कि विकास हुआ ही नहीं है, मतलब गांव बहुत पिछड़ चुका है और शहर बहुत आगे जा चुका है, तो उसका मतलब होता है कि वे द्वैध अर्थव्यवस्था में है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वेट कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। सारी चीज़ें पढ़ा देने के बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। उसके बाद होता है समानांतर अर्थव्यवस्था। समानांतर अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें ये क्या बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, काला धन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो समानांतर अर्थव्यवस्था में आता है। समानांतर अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें काला धन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं काला धन किसे कहते हैं। पहले काला धन समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं सारी चीज़ों को फिर से एक अच्छे तरीके से। तो काला धन किसे कहते हैं, इसे मिटा दे या फिर से समझा दे। 1 मिनट में फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, पूंजी हो गया, पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी, ये चारों चीज़ों पे जिनका अधिकार है। जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए आपको पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, श्रमिक चाहिए, उद्यमी चाहिए। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ये चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। और
जब तक देश में कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं लाएगी देश चलेगा कैसे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये होता है ना कि सारी चीज़ें का मालिक प्राइवेट कंपनी होती है। मतलब सारी चीज़ों पे प्राइवेट कंपनी का ही कब्ज़ा होता है। हर जगह पैसा लिया जाता है वहाँ पे, हर जगह। मतलब आप अगर कहीं पे बैठ भी रहे हैं तो वहाँ पे आपको उसका भी पैसा देना पड़ जाएगा। भारत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे कि अमेरिका। वहाँ पे किसी भी चीज़ का फिक्स्ड प्राइस नहीं होता है। कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से दाम को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। कहीं पे आपको दाम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और कहीं पे बहुत कम मिलेगा। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबके लिए सही नहीं है। हर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ों का अगर प्राइवेट कंपनी ही मालिक रहेगा तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, ये भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। क्योंकि फिर गरीब लोग कहाँ जाएंगे। गरीब लोग के लिए तो फिर रहने के लिए ना खाने के लिए खाना बचेगा, ना रहने के लिए घर बचेगा। उनके पास पैसा नहीं होगा तो कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाइव कर पाएंगे। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में दिक्कत ये था, ये पहले समझ लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो मतलब यही है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ों पर सरकार का अधिकार होता है। मतलब रेलवे को देख लेते हैं हम लोग। रेलवे में पूंजी सरकार लगाई है, भूमि सरकार का है, श्रमिक सरकार का है, उद्यमी सरकार खुद है। रेलवे के पास सबसे ज़्यादा पूंजी है, सबसे ज़्यादा भूमि है, सबसे ज़्यादा श्रमिक है और सरकार खुद उसका संचालन कर रही है। फिर भी रेलवे घाटे में ही जा रहा है क्योंकि सरकार से सारी चीज़ें अच्छे से नहीं संभल पा रही है। वहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा घोटाले होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर जाने लगता है, काला धन ज़्यादा होने लग जाता है। काला धन ज़्यादा होने लग जाएगा तो समानांतर अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, जो कि सबसे खतरनाक है। इसके आने का मतलब ये है कि देश बर्बाद हो चुका है। समानांतर अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा काला धन इसी में हो जाता है, तो उसे समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ों का मालिक सरकार होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें ना तो सरकार का कोई अधिकार होता है, ना प्राइवेट कंपनी का अधिकार होता है। प्राइवेट कंपनी अपना काम कर रही होती है, सरकार अपना काम कर रही होती है। भारत में ऐसा ही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कनाडा में है। समाजवादी अर्थव्यवस्था अभी तो बहुत जगहों पर से हटा दी गई है, बहुत जगहों पर पहले थी, भारत में भी पहले थी लेकिन अब नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत सारे देशों में है, जैसे कि भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसी भी देश को अच्छे से चलाने में बहुत सहायता करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप देख सकते हैं, हमारे सामने ही उदाहरण है। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है तो सरकारी स्कूल भी है, सरकारी हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। आपका जो मर्ज़ी आप वो कर सकते हैं। आपको अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप प्राइवेट स्कूल, आपके पास पैसा नहीं है तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर इलाज करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए पैसा नहीं है तो आपके लिए सरकारी हॉस्पिटल भी खुला हुआ है। बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से इलाज भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत सबसे ऊपर क्लास का अर्थव्यवस्था है, ये बहुत अच्छा रहता है। अद्वैध अर्थव्यवस्था में समानांतर अर्थव्यवस्था में काला धन बहुत ज़्यादा हो जाता है। द्वैध अर्थव्यवस्था हम आपको बताए थे कि एक तरफ बहुत कम विकास होता है और एक तरफ बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, तो वो द्वैध अर्थव्यवस्था हो जाता है। जैसे कि आप भारत को ले सकते हैं। भारत भी अब द्वैध अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो चुका है, क्योंकि भारत में गांव में विकास हुआ ही नहीं, विकास में टेक्नोलॉजी अच्छे से पहुंची ही नहीं, तकनीक अच्छे से नहीं पहुंची है और शहर बहुत ही आगे जा चुका है। शहर में बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत ही अच्छी सड़क वगैरह है। तो भारत अब द्वैध अर्थव्यवस्था में अग्रसर है। ठीक है, और समानांतर अर्थव्यवस्था आप लोग जानते होंगे, हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं कि जिसमें काला धन बहुत ज़्यादा हो जाता है वो समानांतर अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं।
तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसे मिटा देते हैं पहले तो। तो देखिए, काला धन किसे कहते हैं? काला धन काला धन उसे कहते हैं जिसका टैक्स ना दिया गया हो। जैसे कि मान लेते हैं आपका सैलरी है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया है, ठीक है। 1 लाख रुपया में आपका 30% टैक्स लगेगा। 30% टैक्स लगेगा मतलब 30,000 रुपया टैक्स आपका भर लगेगा, ठीक है। आपके पास टोटल हैंड में आया 70,000 रुपया, ठीक है। 70,000 रुपया आपके यहाँ पास आया, लेकिन आप क्या करते हैं, आप सरकार को टैक्स नहीं देते हैं 30,000। किसी तरह से आप 30,000 बचा लेते हैं। जैसे आप बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, सरकार के पास वही रिकॉर्ड होता है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया गया होता है। जैसे अगर आपके अकाउंट में पैसा आया है तो वो सरकार के पास रिकॉर्ड हो चुका है कि यहाँ से आपके अकाउंट में पैसा आया है, उस पर आपसे सरकार टैक्स लेगी ही लेगी। लेकिन अगर आप सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, आप कैश का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किसी ने आपको पैसा दिया मतलब सैलरी दिया, तो उस सैलरी के हिसाब से आप सैलरी दिया उसको आप अकाउंट में ना लेके आप कैश में लेंगे, तो वो आ जाएगा इसमें काला धन में आ जाएगा। आप जो 30,000 बचाए हैं वो काला धन हो जाएगा। इसी तरह करते 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 आप बहुत ज़्यादा अगर पैसा बचा लिए हैं ये से टैक्स देने से, तो वो काला धन में गिना जाता है, जिसको लोग घर में छुपा के रखते हैं काला धन को। यही होता है काला धन। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं होता है। ओवरऑल यही होता है कि जिसका टैक्स ना दिया गया हो वही काला धन होता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझना है। काला धन बस सिंपल चीज़ है। काला धन में टैक्स नहीं देता है जो लोग, वो काला धन, जैसे 30,000 रुपया आप अगर टैक्स नहीं दिए हैं तो ये काला धन हुआ। ये जो आप बचा लिए हैं ये काला धन हुआ है। आप ये इनलीगल है, आप नहीं बचा सकते हैं। आपको इस पे टैक्स देना ही पड़ेगा 30,000 रुपया। आप नहीं देंगे तो वो काला धन में गिना जाएगा, जो कि गैर कानूनी है। अगर पुलिस आपको धर लेती है, CBI धर लेती है, ED धर लेती है, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसीलिए काला धन जमा ना करें, सरकार को टैक्स देते रहें। टैक्स के पैसे से ही देश चलते रहता है। अगर आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो देश नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए टैक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। टैक्स से ही सरकार सारी चीज़ें संभाल पाती है, सारी चीज़ें करती है। सरकार के पास पैसा ही टैक्स कलेक्शन से आता है। आप लोग ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। ये हम लोगों का दूसरा क्लास था। अब अगले क्लास में हम लोग GDP, NNP सारी चीज़ें पे बातचीत करेंगे। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलिएगा अगले क्लास में। बाय।